जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जो आपके BSEB बोर्ड और CBSE बोर्ड के 12th क्लास का टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग ये देखेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसके खोज करने वाले आविष्कारक का नाम क्या है एवं यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोध जो होते हैं वो चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में संयोजित रहते हैं, अर्थात चतुर्भुज के 4 भुजाओं में ये संयोजित रहते हैं। चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोधों को संयोजित कर दिया जाता है एवं उसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं एवं एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसका बनावट कुछ इस प्रकार होता है। चतुर्भुज के भुजा के रूप में इसे जोड़ा जाता है, तो चतुर्भुज के भुजा के रूप में जोड़ने पर जो प्राप्त चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हो कि इसमें इसका जो बनावट है वह किस प्रकार का है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ा जाता है जिस प्रतिरोध को हम P से सूचित करेंगे। एक प्रतिरोध इस भुजा में जोड़ेंगे, चतुर्भुज के संलग्न भुजा में, जिसे Q से सूचित किया जाता है, और एक प्रतिरोध तीसरी भुजा में जोड़ा जाता है जिसे R से सूचित करते हैं, और एक प्रतिरोध चौथी भुजा में जोड़ा जाता है जिसे S से सूचित करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोधों को जोड़ा गया। प्रतिरोध P, प्रतिरोध Q, प्रतिरोध R और प्रतिरोध S। P, Q, R, S ये 4 प्रतिरोध है जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं में संलग्न है एवं इसके विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर G जोड़ने के उपरांत हम यह देखते हैं कि जो दूसरा विकर्ण बचता है उस दूसरे विकर्ण को हम एक सेल से जोड़ देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोधों को सेलों एवं गैल्वेनोमीटर के साथ व्यवस्थित करते हुए एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जाता है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसके बनावट के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी बनावट क्या है। तो आप देख सकते हो कि इसकी बनावट क्या है, इसमें बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि विद्युत धारा I का प्रवाह ये इस दिशा से हो रहा है और यह बिंदु A की तरफ आता है। ये AB भुजा में I1 के रूप में जाता है। इसके बाद B से C की तरफ ये I2 के रूप में जाता है। फिर यहाँ से A से D की तरफ यह I3 के रूप में आता है। D से C की तरफ यह I4 के रूप में जाता है और गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा IG है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए इसके प्रमाण की चर्चा करेंगे। पर इसका सिद्धांत क्या है हम यह जानेंगे, इसका संतुलनावस्था क्या है यह जानेंगे। तो इसका संतुलनावस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें यह सेतु, जिसमें यह व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में हो। तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में तब होता है जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होता है। मैंने क्या बताया कि यह जो है वह संतुलन की अवस्था में तब होता है जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होता है। आप ऐसे भी देखिए ना कि एक इंसान स्थिर कब होता है, एक इंसान स्थिर तब होता है जब उसके पास मनी जो है वह 0 हो जाता है। जब मनी 0 हो जाता है तो वह एकदम शांत हो जाता है। जब तक मनी रहता है तब तक उत्पात मचाए रहता है। इसमें भी क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा 0 हो जाती है तो यह एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अर्थात यह संतुलन अवस्था में हो जाता है। संतुलन अवस्था में होने का मतलब नियंत्रण में हो जाता है। पर यहाँ संतुलन अवस्था का मतलब यह है, यह संतुलन अवस्था में जब होता है तो इसके जो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। यह इसका सिद्धांत है। इसका सिद्धांत क्या है आप देख सकते हो। इसका सिद्धांत है कि संलग्न भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। अब इसी का प्रमाण हमें बताना है, चूँकि हम यहाँ पर इसके संतुलन की अवस्था के बारे में जान चुके हैं। जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा 0 होती है तो यह संतुलन अवस्था में होता है। संतुलन अवस्था जान चुके। दूसरा, इसके सिद्धांत के बारे में, तो इसका सिद्धांत यह है कि जब कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं में संयोजित किया जाता है तो उसका
अनुपात जो होता है संलग्न भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात, वह आपस में बराबर होता है। अब इसी को प्रमाणित करना है। और रहा इसके बनावट की बात, तो इसका बनावट आप देख ही सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गैल्वेनोमीटर, सेल और 4 प्रतिरोधों को संयोजित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाता है जिससे 3 ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस पूरी व्यवस्था का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम प्रोफेसर व्हीटस्टोन है। क्या है? प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इस पूरी व्यवस्था का निर्माण और आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम प्रोफेसर व्हीटस्टोन है। और प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ही यह बतलाया कि किस प्रकार से 3 ज्ञात प्रतिरोधों को एक परिपथ में संयोजित करते हुए हम एक चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अर्थात जब उन्होंने परिपथ में इसे संयोजित किया तो उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर और कुल 4 प्रतिरोध, जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध थे और एक अज्ञात प्रतिरोध था, उसको सेल के साथ संयोजित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया जिस व्यवस्था को इन्हीं के सम्मान में, प्रोफेसर व्हीटस्टोन के नाम के सम्मान में ही व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। अब इसके इस सिद्धांत, जो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने सिद्धांत दिया कि 3 ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से चौथा अज्ञात प्रतिरोध, इस सिद्धांत की मदद से निकलेगा P/Q बराबर R/S। अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज में संयोजित इन 4 प्रतिरोधों में उपस्थित 3 प्रतिरोधों का मान जो ज्ञात है, उनकी मदद से जब चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाएगा तो वह P/Q बराबर R/S से ज्ञात किया जाएगा। अर्थात चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं में संयोजित प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होगा। अर्थात देख सकते हो AB की संलग्न भुजा BC, तो इसमें P है और ये Q है, तो P/Q। AD की संलग्न भुजा DC, तो इसमें R है, तो इसमें S। यानी कि इनका जो प्रतिरोध है, वह प्रतिरोधों का मान जो है वह आपस में अनुपात के रूप में बराबर होगा। अर्थात P/Q बराबर R/S। अब इसी का प्रमाण हमें बताना है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम प्रमाण के लिए क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए हम सबसे पहले किरचॉफ के नियम का उपयोग करेंगे। और किरचॉफ का नियम 2 था। पहला नियम क्या था कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं के योगफल का मान उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम यह था कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का मान उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योग के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु A पर देखेंगे। किस पर देखेंगे? बिंदु A पर। तो बिंदु A पर क्या है? आने वाली धारा I है और जाने वाली धारा क्या है? I1 और I3 है। I1 और प्लस I3, ये समीकरण 1 हो जाएगा। तत्पश्चात बिंदु B पर देखेंगे। बिंदु B पर क्या है? इसी व्हीटस्टोन ब्रिज में बिंदु B पर गणना करेंगे। तो बिंदु B पर क्या है? तो बिंदु B पर आने वाली धारा I1 है और जाने वाली धारा क्या है? I2 और प्लस IG है। तो I2 और प्लस IG हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तत्पश्चात बिंदु D पर देखेंगे कि बिंदु D पर क्या है। तो बिंदु D पर देखते हैं। बिंदु D पर आने वाली धारा IG है और I3 है और जाने वाली धारा I4। तो ये हो जाएगा IG और प्लस I3 और बराबर क्या हो जाएगा? I4। ये समीकरण 3 हो गया। इस प्रकार से हमने किरचॉफ के नियम का पहला उपयोग किया है, यानी किरचॉफ के पहले नियम का उपयोग हमने यहाँ पर किया। बिंदु A पर, बिंदु B पर और बिंदु D पर हमने क्या किया? आने वाली धारा का योगफल जाने वाली धारा के योगफल के मान के बराबर होता है। किसी परिपथ में, किसी जटिल परिपथ में, किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल उस आने वाली समस्त धाराओं का योगफल जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के मान के बराबर होता है। और वही हमने किया। बिंदु A पर आप देख सकते हो आने वाली धारा I1, तो I1 बराबर I1 प्लस I3। B पर आने वाली धारा I1, जाने वाली धारा I2 और IG, यानी कि बिंदु B से दूर जा रही हैं ये, तो ये हो जाएगा I1 बराबर I2 प्लस IG। और D पर देखें तो ये आ रही है धारा I3, IG धारा आ रही है और I4 क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो ये हो जाएगा IG प्लस I3, यानी आने वाली समस्त धाराओं का योगफल उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धारा के योगफल के मान के बराबर होगा। अर्थात IG प्लस I3 बराबर I4। अब ये 3 समीकरण मिले, लेकिन अभी भी जो है वह क्या है? इसमें इस व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग किया जाएगा बंद परिपथ के लिए। तो बंद परिपथ क्या है? ABD है, ABD है। फिर क्या है? BCD है। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABDA। अब बंद परिपथ हुआ।
बी सी डी बी अब बंद परिपथ हुआ। तो ये दोनों बंद परिपथ में हम अब गणना करेंगे कि क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ के दूसरे नियम का अब उपयोग करेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले ए बी डी है ना, ए बी डी। तो अब इसमें देखेंगे बंद परिपथ ए बी डी ए में, बंद परिपथ ए बी डी ए में। तो क्या हो जाएगा, बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के योगफल के मान के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो इसमें विद्युत वाहक बल तो है नहीं, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल लेंगे। तो ये हो जाएगा I1P। तो ये क्या हो गया, I1P और प्लस ये देखा जाए IgG। तो ये हो जाएगा IgG और प्लस ये क्या हो जाएगा I3R। तो ये हो जाएगा I3R बराबर 0। क्योंकि यहाँ विद्युत वाहक बल है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सभी धनात्मक देंगे? इसके लिए क्या है, इसके लिए चिन्ह परिपाटी का नियम है कि जो क्लॉकवाइज होगा वो धनात्मक, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो ऋणात्मक। तो देखा जाए ये क्लॉकवाइज है, ये धनात्मक, ये भी क्लॉकवाइज है धनात्मक, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। I3R जो है वह ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब आप देख सकते हो पुनः बंद परिपथ किस में देखेंगे हम लोग, अब बंद परिपथ जो अभी बताए थे बी सी डी बी में। अगर कोई विद्यार्थी ये कहता है कि बंद परिपथ बी सी डी, तो इधर से ये क्या है, खुला रह जा रहा है, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। तो बंद परिपथ कैसे होगा, तो बंद परिपथ होगा बी सी डी बी में। तो देखते हैं बंद परिपथ बी सी डी बी में क्या होता है। बंद परिपथ बी सी डी में तो वही प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के योगफल के मान के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। अगर नहीं याद है तो बार बार बोल रहे हैं, आप याद कर लीजिए इसको। तो देखिए इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 और संगत प्रतिरोध Q। तो ये हो जाएगा I2Q प्लस यहाँ देखा जाए ये I4S। तो ये हो जाएगा I4S प्लस IgG। तो हमने ये कर दिया IgG। विद्युत वाहक बल है नहीं कुछ, तो ये हो गया 0। लेकिन क्या ये सही है, अभी इसमें संदेह है। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम का उपयोग अभी हमने नहीं किया है। तो देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, ये देखते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। यानी IgG और I4S एंटी क्लॉकवाइज है, IgG और I4S एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो चिन्ह परिपाटी के नियम से किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। हमने ये ऋणात्मक कर दिया, ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 5 हो गया। किंतु अगर हम संतुलन की बात करें, किंतु संतुलन अवस्था में क्या होता है, संतुलन अवस्था में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था संतुलन अवस्था में Ig का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यही यहाँ पर फिर से याद दिला देते हैं कि संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो वो हमने गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 रखा। अब ये Ig बराबर 0 जो है वो समीकरण 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, 5 में सब में रख करके देखेंगे कि मान कितना आता है। तो समीकरण 1 क्या है, I बराबर I1 और प्लस I3। तो इसमें तो Ig है नहीं। अब समीकरण 2 की चर्चा करेंगे, चूँकि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है और हमें प्रमाणित क्या करना है, ये याद रखिएगा। हमें ये प्रमाणित करना है कि संलग्न भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों के अनुपात सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात P/Q बराबर R/S। आप देख सकते हो P/Q बराबर R/S। फाइनली अब हम समीकरण 2 से देखेंगे। तो समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है I1 बराबर I2 और प्लस Ig। हम Ig का मान 0 रखेंगे ना, तो ये I1 बराबर क्या मिल जाएगा, I2 और प्लस 0। तो फाइनली हमें मिलेगा I1 बराबर I2। अब समीकरण 2 के बाद हम चलते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में क्या मिलेगा, तो समीकरण 3 में हम देख सकते हैं इसका मान था Ig और प्लस I3 बराबर I4। Ig का मान क्या रखेंगे, 0, संतुलन अवस्था में 0 होता है। तो ये 0 और प्लस I3 बराबर I4। तो क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया I3 बराबर I4। क्लियर है इतना। एक हमें मिला I1 बराबर I2 और एक हमें मिला I3 बराबर I4। इसी Ig का मान संतुलन की अवस्था में जो 0 है समीकरण 4 में और समीकरण 5 में रखेंगे। रखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 में क्या है, I1P प्लस Ig का मान क्या रखेंगे, 0 × G माइनस I3R बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा I1P, ये तो टोटल 0 और माइनस
I3R इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, I1P इज इक्वल टू, ये 0 छोड़ते हैं, माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो गया, I3R। अब ये समीकरण 5 है, इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी वजह से इसको समीकरण 6 मान लिए। अभी संतुलन की अवस्था में IG जहाँ जहाँ है हम वहाँ वहाँ शून्य रख रहे हैं, तो IG का मान समीकरण 4 में रखें, हमें I1P बराबर I3R मिल गया। अब हम समीकरण 5 से देखेंगे कि समीकरण 5 से क्या होता है। तो समीकरण 5 में मान क्या है, I2Q माइनस I4S माइनस IG। तो IG का मान क्या रखेंगे संतुलन की अवस्था में, 0 और बराबर 0। तो अब हमें क्या मिल गया, I2Q माइनस I4S और बराबर 0। ये तो 0 हो गया ना, 0 इंटू जी बराबर 0 और ये 0। तो अब हमें क्या मिल गया, I2Q बराबर, ये जब इधर आएगा RHS में तो ये हो जाएगा I4S। फाइनली हमें मिल गया ये समीकरण 7। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए संतुलन की अवस्था में जब IG बराबर 0 होता है तो इसका सिद्धांत कहता है कि प्रतिरोध जो चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे हुए हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। यह व्हीटस्टोन महोदय ने बताया था, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो संलग्न भुजा हो गया ये AB और BC, प्रतिरोध हो गया P और Q, यानी P/Q बराबर R/S हमें साबित करना है। और यही सिद्धांत भी आप देख सकते हो, P/Q बराबर R/S, यही साबित करना है, जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखें तो ये P/Q चाहिए, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, R हो गया, S हो गया, मिल जाएगा। हम 6 में और 7 का क्या कर देंगे, इक्वेशन 6 में इक्वेशन 7 का भाग दे देंगे, यानी डिवीज़न कर देंगे। तो लिखें समीकरण 6 में समीकरण 7 का भाग देंगे तो I1P बटा में हो जाएगा I2Q और ये I3R और बटा में I3R और बटा में I4S। अब देखा जाए I1 बराबर I2, ये पहले से ही हम यहाँ साबित कर चुके हैं, I1 बराबर I2, तो ये हम मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा I1 के जगह पर I2P और ये I2 ऐसे ही छोड़ देंगे, I3R बाई I4S। तो I3 जो है वह I4 के बराबर है, I3 जो है वह I4 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, I4R बाई I4S। अब देखो I4 से I4 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो क्या आ गया, P/Q बराबर R/S। अब ये उपरोक्त जो व्यंजक है, इस उपरोक्त व्यंजक को हम साबित कर चुके हैं, यही इसका सिद्धांत है और व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत हमने साबित कर दिया है। ठीक है, अब इस उपरोक्त व्यंजक से यह स्पष्ट है कि अगर कोई भी 3 प्रतिरोध हमें पता रहेगा, मान लेते हैं कि ये P, R और Q हमें पता है, तो S आसानी से ज्ञात हो जाएगा। मान लेते हैं कि R, S, Q पता है, तो ये P आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ब्रज गुणन विधि से हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। जो आप लोगों को जिसमें संदेह होगा उस टॉपिक के बारे में बताइएगा, उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।